हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज वेटरन सुनील सुब्रमण्यम। सर गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। और पहली राय आपकी बाजार पर ही चाहिए कि इस वक्त जो है निफ्टी बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा है टिकने की हरे निशान में। आज तमाम जो क्यूज थे सुबह में वो पॉजिटिव थे, हालांकि अमेरिका से गिरावट थी लेकिन तमाम क्यूज पॉजिटिव थे। शुरुआत भी मजबूत हुई थी, उसके बाद हम गिरावट की तरफ चले गए धीरे धीरे। क्या ये गिरावट किसी एक कंसोलिडेशन की तरफ हमें लेके जा रही है या फिर बस आज की बात है फिर से वापस कल से, क्योंकि अब एफआईआई की बाइंग भी शुरू हो गई, 3 दिन से हम लगातार बाइंग देख रहे हैं। तो क्या रुख है आपका बाजार को लेकर? नहीं, मार्केट को थोड़ा सांस तो पकड़ने दीजिए ना। बिल्कुल। ट्रेड डील के बाद अनाउंसमेंट के बाद बढ़ती जा रही है, जैसे कि ना एफआईएस ने अपना रुख बदल दिया। मगर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि डीआईएस अभी जबरदस्त से वापस नहीं आए हैं उतने जितने एफआईएस के वापसी है। और वही कारण है ये कंसोलिडेशन का, क्योंकि अर्निंग सीजन देखिए इस हफ्ते से खत्म होगी। फिर एक पूरा वो स्टडी करके एक सेक्टरल आउटलुक बनाएंगे। और सेकंड चीज है, आपको क्या है कि जब एफआईएस वापस आते हैं ना तो लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप खरीदते हैं। और डीआईएस का रुख आज है कि उसको उनको बेच डालो और वो कैश को उठाकर स्मॉल एंड मिड कैप्स की ओर ध्यान दे। मगर उसके लिए अर्निंग्स की आउटलुक से लेकर ये जो ट्रेड डील के हर दिन कुछ नई खबरें आ रही है, यूएस की तरफ से आ रही है, फिर बांग्लादेश के, तो ये सब उथल पुथल में डीआईएस थोड़ा कॉशियस है। तो जब तक मे भी अगले हफ्ते अर्निंग्स की पूरी आपको एक सिचुएशन सामने आ जाएगी करीबन, तो उसके बेसिस पर वो फ्रेश एलोकेशन करेंगे जो कैश वो अब जनरेट कर रहे हैं एफआईएस को बेचकर। इसलिए आपने निफ्टी का जिक्र किया, इसलिए निफ्टी कहीं ज्यादा नहीं जा रहा है, क्योंकि एक तरफ एफआईएस की खरीदारी और डीआईएस भी उसको बेच के वो एक कंसोलिडेशन के मोड में है। मगर अगले हफ्ते रफ्तार पकड़ेगी मार्केट। मगर ये मत सोचिए कि खाली लार्ज कैप की पकड़ेगी, मगर मिड एंड स्मॉल कैप में मैं देख रहा हूं कि अर्निंग सीजन में भी अब मेरा आउटलुक ये है कि थोड़ी बहुत मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स लार्ज कैप से बेहतर दिख रही है। और आउटलुक भी आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 ट्रेड डील बड़े हुए हैं, बजट भी प्रो इकोनॉमी था, इन सब के जो एक इम्प्लीमेंटेशन का जो इस साल में चलेगा, मेरे ख्याल में स्मॉल एंड मिड कैप्स बेहतर परफॉर्म करेंगे इस साल में कंपेयर टू लार्ज कैप। तो इसलिए मार्केट को देखना होगा तो एक ब्रॉडर मार्केट की ओर से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये बाजार के ऊपर जो है वो रुख है, राय है, थोड़ा सांस लेने देते हैं बाजार को। सही बात है, बाजार को थोड़ा आराम मिलेगा तो फिर हो सकता है बड़ी तेजी की तैयारी होगी। जैसे हम अंशुल जी को आराम देते हैं कभी कभी, तो वो एक कोई बढ़िया सी पिक लेकर आ जाते हैं और हमारे व्यूअर्स की कमाई करा देते हैं। तो ये करते हैं बाजार के साथ भी हम। लेकिन इस बीच बट सुनिए सर, एक बार आपसे नजरिया सारी ईएमएस काउंटर्स पे लेना था, क्योंकि देखिए तमाम कंपनीज के नंबर्स आ गए और वैल्यूएशंस को लेकर कितनी चिंताएं थी। पर अब जब नंबर्स आए हैं और गाइडेंस हमने देखी है कि या तो कंपनीज ने मेंटेन की है या फिर थोड़े बहुत उसमें बदलाव किए हैं, इसको ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो क्या वैल्यूएशन करेक्शन के बाद सुनिए सर, लगता है आपको कि फिर से ईएमएस प्लेस को देखना चाहिए, चाहे डिक्सन, केन्स या आप सिरमा एसडीएस काउंटर्स को देख लें, हाल फिलहाल अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मीडियम टर्म भी आउटलुक उनका पॉजिटिव ही है, क्योंकि ट्रेड डील का भी बेनिफिट उन्हें मिलेगा। गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कुछ कंसेशंस इन द बजट। तो डेफिनेटली ईएमएस एक फ्रंटलाइन ग्रोथ, पीएलआई का पूरा फायदा ईएमएस ने ही उठाया है। और आने वाले दिन में भी इसी क्षेत्र से मैं देख रहा हूं कि हमारी एक्सपोर्ट की ड्राइव आएगी इन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो डेफिनेटली मेरी व्यू पॉजिटिव है टोटल ईएमएस पे। और वैल्यूएशंस जरूर अभी भी मैं कहूंगा सस्ते नहीं है, मगर फ्यूचर ग्रोथ जो आ रही है उसको कॉम्पनसेट कर लेगी। तो इसके कारण जो कि वैल्यूएशन थोड़ी अपर एंड के नीचे नजदीक है, तो शायद वॉलिटिलिटी आ सकती है कुछ आगे दिनों में इनकी प्राइसेस में। तो एक स्टैगर्ड अप्रोच अपनाएंगे आप तो अच्छा होगा। मगर मीडियम टर्म में डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेक्टर है हमारे देश के लिए। ऑलराइट, तो चलिए फिर से जो है आप देख सकते हैं कि ईएमएस काउंटर्स में जो है भरोसा आता हुआ, और कहीं ना कहीं ये काउंटर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बट एक और खेमा है जो कि बहुत अच्छे मूव्स दिखा रहा है, वो है पाइप कंपनीज। क्योंकि देखिए, चाहे आप एस्ट्रल की बात कर लीजिए या सुप्रीम इंडस्ट्रीज की या फिर प्रिंस पाइप जैसी कंपनीज की, सबका यही कहना है कि अब डिमांड कहीं ना कहीं लौटती हुई दिख रही है। दूसरा फैक्टर इन्वेंट्री कंसर्न्स थे, वो अब हट रहे हैं। पुरानी इन्वेंट्री जो है कई हद तक खाली हो गई है, नई इन्वेंट्री नई प्राइसिंग के साथ सिस्टम में आ रही है। और तीसरा, पीवीसी रेजिन्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़
बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर होता है सभी कंपनीज के लिए। एस्ट्रल 4% ऊपर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 4% और प्रिंस पाइप जैसी कंपनीज, हालांकि थोड़े डिविजन्स इनके अलग हैं, पर 6% के मूव दिखा रहा है। एक बार प्रदीप जी आपका व्यू समझना चाहेंगे इन तीनों काउंटर्स में से अभी भी कोई स्टॉक आपको लगता है जो कि आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? और ऑल्सो बिकॉज आई थिंक सुबह हमारे किसी एक्सपर्ट ने भी एस्ट्रल दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मुझे लग रहा है प्रदीप जी ने दिया था, प्रदीप हल्दर हमारे साथ हैं भी इनफैक्ट। नहीं, प्रदीप जी ने नहीं, इनफैक्ट प्रदीप जी नहीं थे हमारे साथ, निमेश थे, निमेश ने दिया था शायद। हाँ, निमेश ने दिया था, निमेश ने दिया था। हम एक बार कंफर्म भी करते हैं, बट अभी फिलहाल बहुत अच्छे मूव्स आते हुए दिख रहे हैं। एक बार प्रदीप जी आप क्यों ना अपना व्यू दीजिए इन सभी काउंटर्स पे। अब जी की एस्ट्रल पे मुझे लगता है कि अभी भी इसमें पोटेंशियल बाकी है, तो आप मूव कंटिन्यू होने वाला है। प्रिंस पाइप में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं नहीं, अभी 274 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 285 290 तक ये मूव आपको कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। जो सुप्रीम इंडस्ट्री था, ये मेरा कॉल था, 3 दिन पहले मैंने दिया था और आज मैंने आके अपडेट भी दिया है, इसमें प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन अभी भी अगर ये शॉर्ट टर्म व्यू था तो इसीलिए प्रॉफिट बुक करने का सलाह है, लेकिन अभी भी अगर किसी के पास मिनिमम 2 क्वार्टर का टाइम है, तो मुझे लगता है कि करेंट जोन से 12 से 15% का अपसाइड इसमें अभी भी बाकी है, तो होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी होल्ड करना चाहिए, ये राय है। अच्छा चलिए, मैंने इस बीच में ना निकाल लिया कि किसने दिया था। निमेश ठक्कर जी ने ये दिया था, 1500 का स्टॉप लॉस लगाने को बोला था, 1580 का टारगेट उन्होंने दिया था एस्ट्रल के ऊपर। एस्ट्रल का स्टॉक एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। 1580 का टारगेट उन्होंने दिया था, स्टॉप लॉस दिया था उन्होंने 1500 रुपए का। तो ये राय जो है वो नीलेश ठक्कर की तरफ से आई थी, एस्टेक नहीं, एस्ट्रल की बात हम कर रहे थे। एस्ट्रल का स्टॉक जो है, चलिए कोई बात नहीं, लेकर आएंगे हम और उसके बाद उस पर बात करेंगे आगे। इस बीच एक काम करते हैं, हमारे पास एक कंपनी सोम डिस्टिलरी, जिस पर हमने सुबह सुबह चर्चा की थी, कंपनी के नतीजे कमजोर आए थे और इस वक्त देखेंगे अगर आप तो शेयर में जो है वो गिरावट ठीक ठाक बढ़ गई है। 9% के आसपास की गिरावट सोम डिस्टिलरीज में इस वक्त देखने को मिल रही है। चलिए एक काम करते हैं, एक राय लेते हैं इसके ऊपर गौरव जी से। गौरव जी एक बार जरा चेक कीजिए सोम डिस्टिलरीज के चार्ट्स को, क्या राय आपकी बनती है? सॉरी अरुण जी, मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा, हम अभी ट्रैक नहीं कर रहे हैं स्टॉक को। बिल्कुल कोई बात नहीं, अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी ने, मुझे लगता है कि सुबह अंशुल जी से हमने इस पर एक राय लेनी शायद छूट गई थी। अंशुल जी, सोम डिस्टिलरीज एक बार जरा चेक कीजिए कि क्या कहता है चार्ट इसका। पिछले 31 हफ्ते में 51% करेक्ट हुआ है। खराब न्यूज है, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था, रिजल्ट के बाद बाउंस बैक फेल हो रहा है। बट एक चीज अच्छी है कि लो नहीं टूटे हैं, तो अगर 83 टूटता है तो फ्रेश डाउनसाइड खुलेगी, नहीं तो फिर ये 83 और 97 की रेंज में प्रोबेबली 8 से 10 हफ्ते एक बेस बनाने की कोशिश करेगा। किसी भी तरह की फ्रेश डाउनसाइड तब तक नहीं ओपन होगी जब तक 83 नहीं टूट रहा है। बाउंस बैक भी तभी इनिशिएट होगी जब 97.66 टूटेगा, तब तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेगा। ठीक है, सोम डिस्टिलरीज को लेकर ये व्यू हो गया। बाजार आप देखेंगे कि बाजार तो ऐसा लग रहा है कि मूव ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्रीज हो गए लेवल्स। 22 अंकों पर है निफ्टी, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 125 अंकों के आसपास की तेजी, हल्की फुल्की एक्शन हम निफ्टी बैंक में ही देख रहे हैं।